मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो बड़े मंजे हुए ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं और अरसा दराज से सियासत करते आ रहे हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। एक तो ये कि माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि दूसरी तरफ कई कदम आगे निकल गए। एक आध कदम भी नहीं, कई कदम आगे निकल गए। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब बल्कि कहना चाहिए कि हद से तजावुज़ कर गए। हद से तजावुज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मौलाना फ़ज़ल रहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर सेटअप का हिस्सा रहे हैं, ऐवान सदर के ख्वाब देखते रहे हैं। उनका बेटा भी उन्हीं की वजह से वज़ीर बना, PDM 1 में वज़ीर मवासलात रहा। ख़ुद भी हमेशा ताकत के मज़े, प्रोटोकॉल्स के मज़े लेते रहे, इंजॉय करते रहे और पावर कॉरिडोर्स पर तरजीह देते रहे कि भाई पावर कॉरिडोर्स ही सब कुछ हैं, उन्हीं के ज़रिए सब मामलात को सीधा किया जा सकता है। अमेरिकन एम्बेसडर से जाकर भी मुलाकात की तो उनका नाम विकीलीक्स में भी वो तफसीलात सामने आईं। उसूलों की सियासत कम, मफादात की सियासत ज़्यादा की। तो जब इस तरह का कोई शख्स इस तरह की स्टेटमेंट, बयानात, तकरीरें करे तो फिर उसको हद से तजावुज़ करना ही कहते हैं कि आपने ये जुर्रत कैसे कर ली। ये जुर्रत भी एक सोची समझी हिकमत अमली है, ये एक प्लान के तहत किया जा रहा है। इससे फ़ायदा किसको होगा वो बताने से पहले एक और फ़ायदा जो कि इन तकरीरों से, इन स्टेटमेंट से हो रहा है, वो हमारे दुश्मनों को हो रहा है। भारत को फ़ायदा हो रहा है। हमारे अंदरूनी मसाइल हम जाने, हमारा काम जाने, हम उनको देख लेंगे जैसे भी हैं। जो इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को दूर किया जा सकता है, जो फासले हैं उनको कम किया जा सकता है, ब्रिज किया जा सकता है। अगर कहीं पे कोई नफ़रत का बीज बो रहा है तो उसको हाईलाइट करके, आइडेंटिफाई करके नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सकता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को हो रहा है और आप भारतीय चैनल्स को भले लगा कर देख लीजिए, वहाँ पर मौलाना फ़ज़ल रहमान की स्टेटमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, टिकर्स और ख़बरों की हेडलाइंस बनी हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यही सब तो सुनना चाहते हैं, वो यही सब तो सुनकर आगे चलाना चाहते हैं। मतलब आपकी फोर्सेस, आपकी फ़ौज कई सालों से, कई दहाइयों से दहशतगर्दी के इस जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रही है और जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब तो डेफ़िनेटली फिर बहुत से सवालात पूछे जाएंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा उसमें से कुछ मुख्तसरन आपको बताता हूँ। उसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने टांग का, KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों का हवाला दिया, उसमें टांग का भी हवाला दिया और वो हवाला देते हुए कहा कि जी वहाँ पर पुलिस एहलकार एक टांग की मस्जिद में इकट्ठे हुए और वहाँ पर अपने DPO को भी बुलाया और कुरान करीम पर हाथ रख कर सब ने यह अहद किया कि जी हम फ़ौज के शाना बशाना नहीं लड़ेंगे, हम ये दहशतगर्दी की जंग खुद लड़ेंगे और अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जनाजे पे भी फ़ौज से कोई ना आए। ये इतनी बड़ी बात है जो कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने कह दी। फिर एक तरफ मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब आप कहते हैं कि जी ये फ़ौज भी मेरी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पाक फ़ौज है तो ये फ़ौज भी फिर मेरी है। एक तरफ आप ये बात करते हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब, तो दूसरी तरफ आप ये जो टांग वाले वाक़े का आपने हवाला दिया है या वहाँ जो कुछ भी हुआ ये आपकी ज़ुबानी लोगों ने सुना है, इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। तो आपकी इन स्टेटमेंट से दुश्मनों को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और अपनी फोर्सेस के मोराल को आप कम करने की, उसको डैमेज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी दायरा कार, दायरा इख्तियार, ये फ़ौज को अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए और कहना है कि जी अगर आप सियासत में भी आएंगे, अगर आप हुकूमत बनाने में भी आएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है इलेक्शन में भी अगर आप रैगिंग करेंगे। मतलब आपने एक तरह से मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने डायरेक्ट फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि इलेक्शन में आप रैगिंग करते हैं, सियासत में आपकी मुदाखलत है, जबकि पाक फ़ौज के रिप्रेजेंटेटिव्स ख़ासतौर पर DG ISPR मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पर आकर ये कहते रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, यानी कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे सियासत में कोई हमारा अमल दखल नहीं है। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की स्टेटमेंट पे फोकस करते हुए, भले इससे पहले किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का ये कहना है कि जी सियासत में भी आप मुदाखलत करते हैं, इलेक्शंस में भी आप रैगिंग करते हैं। उन्होंने कहा जी रैगिंग की तो इस हद तक, उन्होंने कहा गिलगित में हमारे डब्बों को दरिया में फेंक दिया गया। तो बताएं जी हम उन दरिया वाले डब्बों को क्या उसका करें। बैलेट बॉक्सेस तो एक तरफ है ना कि जी बैलेट बॉक्सेस में मज़ीद वोट भर दिए जाते हैं और मुखालिफ को जिता दिया जाता है। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब KPK में हुकूमत बनाना चाहते थे। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की नज़रें वहाँ पर टिकी हुई थी ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले कि जी KPK में गवर्नमेंट उनकी होगी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं हुई। उनके अपने समधी आई बिलीव थे वो, जिन्होंने PDM 1 में, जो PDM 1 का दौर रहा है वहाँ पर वो KPK के गवर्नर भी रहे हैं और बतौर गवर्नर उन्होंने अपनी टर्म, अपनी मुद्दत मुकम्मल की। तो ये सब कुछ कैसे हो जाता है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के रिश्तेदार, उनका बेटा वज़ीर मवासलात लग जाता है,
मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो समधी हैं वो जाकर वहाँ पे गवर्नर KPK लग जाते हैं और अपनी टर्म भी कंप्लीट करते हैं और उनको उनकी जगह से कोई नहीं उखाड़ पाता। और फिर आप आकर इस किस्म की स्टेटमेंट्स आप मौलाना फजलुर रहमान साहब देते हैं। फिर आप सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, आप कहते हैं जी ऐसे सिस्टम पर लानत हो। तो जब आप इस किस्म की बातें करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो फिर तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ये जो आपने हंसी खुशी जाके सुप्रीम कोर्ट से और आमीन सुम आमीन कहते हुए ख़वातीन की मखसूस नशस्तें जो PTI की बनती थी आपने ले ली, जो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने या दीगर जमातों ने किया सो किया, लेकिन वो इस किस्म की जो बातें हैं, इनकलाबी बातें, वो तो नहीं कर रहे ना, आप कर रहे हैं इस तरह की इनकलाबी बातें। तो फिर वो नशस्तें जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की नशस्तें, उनकी नशस्तें ख़वातीन की, उनको दे दीजिए। आप असम्बली से इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप अपनी एक मुहिम चलाएं, आप निकालें अपना वो जो पहले भी आप एहतजाज करते रहे हैं तो आप एहतजाज करें ना। PDM 1 को तो आपने लीड किया था और आपको शिकवा और गिला ही सबसे ज़्यादा ये है कि भाई PDM 1 मैं बनाने वाला था, एहतजाज मैंने किया, मेरे वर्कर्स आए, मैंने अपनी जो टीम है हमारी कारकुनान की, जो फोर्स है इनकी, उस फोर्स को इस्लामाबाद लेकर आए, यहाँ हमने धरना दिया। फिर उस धरने के बाद PDM 1 जब कामयाब हुई तो PDM 1 PDM थी, फिर PDM 1 हो गई क्योंकि वो गवर्नमेंट थी, अब PDM 2 चल रही है। तो जब PDM 1 की हुकूमत थी तो आपको सब कुछ मिला, आप मुतमईन थे। हाँ, अलबत्ता उस वक्त आपको सदर नहीं बनाया गया जिसका आपको शिकवा था और आप उस बात के इंतज़ार में रहे हैं और आरिफ अलवी साहब के जाने का आप इंतज़ार करते रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं फिर हो सका। सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है ये पीपल्स पार्टी PMLN वगैरह पर कि ये खुद तो जाकर अपना अपना इक़्तिदार इन्होंने संभाल लिया। किसी ने सिंध में गवर्नमेंट ले ली, किसी ने पीपल्स पार्टी में, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध में बलूचिस्तान में ले ली, अपने अपने गवर्नर बिठा लिए और वफाक में अपना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बना दिया, ख़ुद जरदारी साहब ऐवान सदर में जाकर बैठ गए और हुकूमत वज़ीर आज़म बन गए, शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लोग वज़रा बन गए। तो सबको जो कुछ मिलना था सब ने ले लिया, सब ने इक़्तिदार ले लिया और इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और फिर उसके बाद उनके सपाटे भी हो रहे हैं, सैर सपाटे भी हो रहे हैं इक़्तिदार की वजह से। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सबसे ज़्यादा इसी बात का गिला और शिकवा रहा है। लेकिन जो अब ये मौजूदा सूरत हाल है, इसमें इनकी तमाम तर इस किस्म की स्टेटमेंट्स का फ़ायदा, बेनिफिट सिर्फ एक आदमी को जाता है और वो है शहबाज शरीफ साहब। यानी कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और हत्ता कि इसमें जरदारी साहब को भी आप शामिल कर दें कि बेनिफिशरी वो हैं इस तरह की तकरीरों के। और जो तकरीरें मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं ये एक डाइवर्जन है, और डाइवर्जन इस वजह से है कि पीपल्स पार्टी तो खैर अपनी अपनी वो पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट कर रही है और PMLN वफाक में है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और यहाँ पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं। तो इनका अब टाइम पूरा हो गया क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब का भी वो कॉलम के जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जुलाई से जवाल शुरू हो जाएगा, तो मैंने उस वक्त भी वो कॉलम का जिक्र करते हुए अपने वीलॉग में कहा था कि सुहेल वड़ाइच साहब ने ये नहीं कहा है कि हो सकता है, सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि जवाल शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने उसी कॉलम में ये कहा था कि जब किसी का बोरी बिस्तरा पैक होता है तो उसके पीछे 3 वजूहात होती हैं कि अदलिया से कोई इख्तलाफ हो जाए या आपका मुक़्तदरा से यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका कोई इख्तलाफ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जी ना अदलिया से कोई इख्तलाफ है, और उन्होंने कहा कि मुक़्तदरा से भी कोई ख़ास या कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है, यानी कि इख्तलाफ था, इख्तलाफ है, वो छोटा ही इख्तलाफ शुरू होता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तलाफ बड़ा हो जाता है। और वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो एक पेज दिखाई दे रहा होता है जिसके ऊपर सबको बड़ा भरोसा होता है और सब बहुत सीना चौड़ा करके बैठे हुए होते हैं कि भाई हम एक ही पेज पर हैं, वो एक पेज वो वर्का फट जाया करता है और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता और दिनों में, हफ्तों में इक़्तिदार हाथ से निकल जाता है और वही तख्त जो है वो तख्त कम तख्ता बन जाता है। दूसरी तरफ तख्ता से याद आया कि एजाजुल हक साहब ने भी बयान दिया है, उन्होंने भी तनकीद की। फ़ाद हुसैन साहब जो कि PDM 1 में गवर्नमेंट में शामिल थे, एडवाइज़र थे वो, उन्होंने भी बड़ा सख्त कॉलम लिखा है, उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, वो जो सेम पेज है वो सेम पेज अब उस तरह से रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के आगे जाकर ऐन मुमकिन है कि उनको ये पैगाम दिया गया है, मिन्नत तरला किया गया है कि जी आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा बड़ा कुछ जाएगा, हम बड़ा कुछ गवा देंगे, हमारा बहुत कुछ स्टेक पर है। तो लिहाजा उनसे कहा कि आप इस किस्म के बयानात, इस किस्म की तकरीरें करना शुरू कर दें ताकि तवज्जो ज़रा डाइवर्ट हो जाए। और अपनी तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जब मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए, तो उसमें शोहदा की भी बात की कि कारगिल में जब कारगिल जंग थी और हमारे जब शहीद हुए तो उन्होंने कहा जी हिंदुओं ने आपके शहीदों को दफनाया, आप तो उनकी लाशें भी नहीं ले रहे थे, और कर्नल शेर खान की जो लाश है वो हिंदुओं ने ख़ुद दी तो फिर आपने तदफीन की, यानी कि आप तो अपनी लाशें नहीं उठा रहे थे। जब इस हद तक कोई चला जाए तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी फीड पर चल रहा है। वो फीड मौलाना फजलुर रहमान को वहीं से PMLN से और पीपल्स पार्टी से है,
क्योंकि उनके बड़े गहरे मरासिम रहे हैं दोनों से। आखिर में जी जस्टिस लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास हुआ और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के इजलास में ये तजवीज़ दी गई है कि आइन के आर्टिकल 212A में तरमीम करके स्पेशल कोर्ट बनाए जाएँ, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाए जाएँ। ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो तजवीज़ है, जो इजलास में ये तजवीज़ मंजूर हुई है, इससे कहा जा रहा है कि जी जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं सरमायाकार, उनकी हौसला अफजाई होगी, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते, उनको इस बात का खदशा होता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, हम लिटिगेशन में फंस जाएंगे तो फिर हम वहाँ से निकलेंगे कैसे, और वहाँ का जुडिशल सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ दी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगा, उसमें जजेस बैठेंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट्स होंगी, उनकी तनख्वाहें होंगी, उनके मरात होंगे, उनके दफातर का ख़र्चा होगा। आपने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दिया और उसके इजाफी ख़र्चे हैं जो कि आपको गवर्नमेंट को बेयर करने पड़ रहे हैं। तनख्वाहें तो चलें उन जजेस की वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रहना था, वो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ चले गए, मरात भी उनकी वही हैं, लेकिन जो अखराजात हैं, उसके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो इजाफी है, वो इजाफी बोझ है। तो आप इस तरह, और अब आप ये महसूस भी कर रहे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक ये डिस्कशन हो रही है कि जी बेंच ही बना देते तो बेहतर था। इंटरनेशनल इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाता। ये बातें डिस्कस भी हो रही हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर आप ये इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने जाएंगे तो बाद में आपको एहसास होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट में अगर इसके लिए एक मखसूस बेंच बना दिया जाता है जो इन मामलात को फौरी तौर पर जल्द अज जल्द देखता, एड्रेस करता, फैसले सुनाता, तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि अलग से इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप बनाने का सोच रहे हैं और आप उसके लिए कह रहे हैं कि जब तरमीम भी कर दी जाए आइन के आर्टिकल 212A में। इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल इस तरह से हल होंगे कि अगर आप चाहते हैं कि बाहर से बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से बाहर सरमायाकार या पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में आकर अपना सरमाया लगाएं, तो उसके लिए आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे। जो निचली सतह पर जो लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो पटवारी नाइंसाफ़ियाँ करता है, जो तहसीलदार नाइंसाफ़ियाँ करता है, जो नीचे मिली भगत से लोग मामला तय कर लेते हैं, जहाँ पर फ़ाइल के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं तो फ़ाइल चलती है, जहाँ पर कोई अपना असर और सूख इस्तेमाल करता है और आपके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और आपका जो इंसाफ है वो आपको इंसाफ हासिल नहीं करने देता, बल्कि इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम मामलात सुनते हुए, जानते हुए फिर बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आती है। फिर इसी तरह से वो जो चकवाल का वाक़या था CCD का, वो भी सामने जब हम रखते हैं तो फिर सरमायाकारी नहीं आती है। जो अभी रज़ा डार वाला एपिसोड हुआ है वो जब फ्लैश करता है इंटरनेशनल हेडलाइंस में, तो तब सरमायाकार नहीं आते हैं। तो सिर्फ इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने से सरमायाकारी नहीं होगी, आपको इससे कई कदम और आगे जाना होगा। आखिर में जी आज इजलास हुआ और इजलास में जुडिशल कमीशन का इजलास था, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए 7 नाम प्रपोज थे। उन 7 नामों में से 3 का इंतखाब हो चुका है। वो 3 नाम में सबसे पहले शाहरुख अर्जुमंद, ये वही जज हैं जिन्होंने फ़ैसला सुनाया था तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़। उसके अलावा उमैर मजीद मलिक हैं और अयाज शौकत हैं, ये भी FIA के प्रोसिक्यूटर रहे हैं तोशाखाना केस में, और सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब ये केस तोशाखाना का गया था तो तब वहाँ पर FIA की तरफ से पेश होते रहे हैं। इसके अलावा और नामों में मोहम्मद वाजिद हुसैन थे, सैयद वाजिद शाह गिलानी थे, सैयद कमर हुसैन शाह सब्ज़वारी थे, सैयद इंतखाब हुसैन शाह थे। ये 4 नाम जो मैंने आखिर में लिए हैं, इन चारों को मौका नहीं मिला। हो सकता है अगली बार इनको मौका मिल जाए क्योंकि ये अब लिस्ट में तो आ गए हैं, लेकिन ये जो दीगर और हैं उनको अकोमोडेट कर लिया गया और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। और शाहरुख अर्जुमंद के बारे में तो सबका ये कहना है कि जो उनको इसी वजह से अकोमोडेट किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हुमायूं दिलावर को भी आप देखिएगा कि उनको भी उनकी खिदमात के सिले में जज बना दिया जाएगा। इसके अलावा और भी लोग हैं, और भी जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाए, उनमें से कुछ और भी हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट में एडजस्ट करने जा रहे हैं। और ये शाहरुख अर्जुमंद को भी जो एडजस्ट किया गया है, अब तो ये जस्टिस हो गए, जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद इनको कहना चाहिए, या कहना चाहिए जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद टू बी, जस्टिस टू बी। ये भी इन्होंने चूँकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, तो हर तरफ यही बात हो रही है कि जी इनको इस वजह से अकोमोडेट किया गया, इनको नवाजा गया है कि ये इनकी खिदमात थी कि उन्होंने जो कहा उस पर अमल किया और अमल करते हुए सज़ाएँ सुना दी। तो जब ये सब कुछ सामने आएगा तो फिर आप मुझे बताएं कि जुडिशल सिस्टम पर कौन कैसे भरोसा करेगा। बाहर से सरमायाकारी आएगी तो कैसे आएगी। अब जैसे कि इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आप बनाने जा रहे हैं, इस पर खाली लोग भरोसा नहीं करेंगे, आपको कई कदम और आगे जाना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।